हेलो गाइज, वेलकम टू यूपीएससी प्राइम टाइम और स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस क्लास में। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि परिपाटी रही है, सबसे पहले मैं आपको क्लास के सोर्स के बारे में बता देता हूं। तो जीके टुडे हिंदी .in एक वेबसाइट है जिसको आज मैं यूज कर रहा हूं इस क्लास के लिए। आधुनिक भारत का इतिहास की हमारी एक विशेष श्रृंखला चल रही है जहां पर मैंने आपसे 10,000 प्रश्नों का अभ्यास कराने का एक लक्ष्य रखा हुआ है और उसी लक्ष्य में उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हुए 91 से 100 के बीच में टॉप 10 क्वेश्चंस देखेंगे जो आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित हैं। नए जुड़े हुए लोगों के लिए दो जानकारियां हैं। पहली जानकारी आपके लिए ये है कि जब कभी भी आप प्रश्न का जवाब दीजिए तो वहां पर आप क्वेश्चन के नंबर को जरूर मेंशन कीजिए। तो पहला प्रश्न अगर आप जवाब दे रहे हैं तो आप 1 लिख दीजिए, फिर उसके बाद अपना ए बी सी या फिर डी जो भी विकल्प आप चुनना चाह रहे हैं वो इसके आगे लिख दीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपको आंसर करने से पहले मेरे चौथे विकल्प तक को पढ़ने का वेट करना है। जब मैं चौथा विकल्प पढ़ दे रहा हूँ इसके बाद में आपको क्या करना है कि इसके बाद में आपको हमारे क्वेश्चन का आंसर करना होता है। क्योंकि आपका नाम चैट में ऊपर चला जाता है, ऐसे में मुझे इसकी जानकारी नहीं मिल पाती कि आपने क्या जवाब दिया है और जवाब दिया भी है या फिर नहीं दिया है। तो चलिए, शुभ संध्या सभी लोगों को। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू यूपीएससी प्राइम टाइम। और आज की क्लास को हम पहले प्रश्न के साथ में शुरू कर रहे हैं। 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसके साथ बसाई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? एक चीज मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, ये वही बसाई है जिसको हम बेसीन भी कहते हैं। तो अगर आप बेसीन जानते हो या फिर भसीन जानते हो तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, या फिर आप बसाई कह लीजिए। तो बेसीन, भसीन या फिर बसाई, ये जो संधि है यह संधि पर 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में किसने हस्ताक्षर किए हुए थे? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन बी बाजीराव प्रथम, ऑप्शन सी सुल्तान बहादुर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको हिंट देने के लिए मैं इतना कह सकता हूँ, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, दो में से ही आपको आंसर करना है। 91 जो हमारा आज का क्वेश्चन है या हमारा जो आज का पहला प्रश्न है वो है कि 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ किसने बसाई या फिर बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? वो बाजीराव द्वितीय था, वो बाजीराव प्रथम था, वो सुल्तान बहादुर था या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं था? तो मुझे पहले प्रश्न के साथ में ए बी सी या फिर डी लिख करके बताइए हमारे आज के पहले प्रश्न का सही जवाब क्या है। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास में हमें 3-4 क्रमशः महत्वपूर्ण युद्ध देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमें आंग्ल मैसूर युद्ध देखने को मिलते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। उसी प्रकार से हमें पहला आंग्ल मराठा युद्ध, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध भी देखने को मिलता है। इस प्रकार से हमें क्रम से युद्ध देखने को मिलते हैं, जैसे कि हम आंग्ल अफगान युद्ध भी देखते हैं। उसी क्रम में 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों के साथ में एक संधि की हुई थी। आपको बतानी है मराठों के साथ में जो ये बसाई की संधि हुई थी या किसके साथ की गई थी, बाजीराव द्वितीय या फिर बाजीराव प्रथम? तो पहले प्रश्न का जवाब हम यहाँ से सही जवाब क्या है ये हम देख लेते हैं। तो हमारे आज के पहले प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए बाजीराव द्वितीय। जो बसीन या फिर बसाई है इसकी संधि 31 दिसंबर 1802 पर इस पर हस्ताक्षर हुए थे। यह संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव द्वितीय के बीच में हुई थी। तो दोस्तों, जो हमारा बसाई या फिर बसीन की संधि है ये जो हमारी हुई थी, यह किसके साथ में हुई थी? तो ये हमारी बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। बढ़ते हैं यहाँ से हम आज के अपने दूसरे प्रश्न की तरफ देख लेते हैं। भारत में सहायक गठबंधन किसने शुरू किया हुआ था? इसे हम लोग सहायक संधि प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से हम लोग जानते हैं? सहायक संधि प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ए है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी है लॉर्ड वेलेस्ली या फिर जो है वेलेस्ले, या फिर ऑप्शन सी है लॉर्ड कनिंघम या फिर ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो लॉर्ड क्लाइव, वेलेस्ली, कनिंघम या फिर कैनिंग, कौन है जिसने भारत में सहायक गठबंधन शुरू किया हुआ था? दो लिख करके फिर ए बी सी या फिर डी टाइप करके मुझे बताइए। दो नीतियां हैं जो आधुनिक भारत के इतिहास में बड़ी प्रसिद्ध हैं और बड़ी चर्चा में रहती है। एक है जिसको हम लोग बोलते हैं राज्य हड़प की नीति, हड़प की नीति। ठीक है, दूसरी जो हमारी होती है वो होती है सहायक संधि की नीति। ठीक है, सहायक संधि और राज्य हड़प की नीति में अंतर क्या होता है मैं आपको ये बता देता हूं। तब तक आप सब लोग आंसर टाइप कर दीजिए। दोस्तों, सहायक संधि प्रणाली में क्या होता था कि जो भी राजा सहायक संधि प्रणाली स्वीकार कर लेता था उसे क्या करना पड़ता था, उसे अपनी सेना को नष्ट करना होता था और अपनी रक्षा का जो उत्तरदायित्व होता था वो क्या करता था, वो ब्रिटिश सेना को सौंप देता था। और जब रक्षा का दायित्व ब्रिटिश सेना को सौंप देता था इसके बदले उसे ब्रिटिश सेना को क्या करना होता था, रख रखाव का खर्च
खर्चा और उनकी तनख्वाह का खर्च उठाना पड़ता था। और जब रक्षा का मामला अंग्रेजों के पास में, ब्रिटिश कंपनी के पास में आ जाता था, तो जाहिर सी बात है जब आपका रक्षा मंत्रालय किसी दूसरे के पास में होगा तो आप अपने आप को कभी भी स्वायत्त कर ही नहीं सकते, या आप स्वायत्तता के साथ कोई फैसला कर ही नहीं सकते हैं। जबकि जो हमारी राज्य हड़प की नीति थी, इसमें क्या किया जाता था, इसमें सीधे के सीधे उस राज्य को ही कैप्चर कर लिया जाता था, उस रियासत को ही कैप्चर कर लिया जाता था। इसमें ऐसा कोई ढोंग नहीं खेला जाता था कि हम आपके अपने यहाँ पे सेना रखेंगे, बल्कि यहाँ पर सीधे राजा को फौरी तौर से हटा करके सीधे के सीधे कंपनी का शासन वहां पर स्थापित कर दिया जाता था। 1857 के बाद में जब ये क्रांति होती है और उसके बाद में फिर जो सहायक, जो हमारी लार्ज हड़प की नीति होती है डलहौजी की, इसको फौरी तौर से समाप्त कर दिया जाता है और वहीं से फिर कंपनी के शासन को भी समाप्त कर दिया जाता है और जो शासन होता है वो ब्रिटिश साम्राज्य के पास चला जाता है। तो चलिए यहाँ से हम आज के अपने दूसरे प्रश्न का सही जवाब देख लेते हैं। तो हमारा आज के दूसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलेजली। बिल्कुल आप सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया है। जो सहायक गठबंधन है इसकी शुरुआत लॉर्ड वेलेजली ने की थी। 1798 से 1805 तक यह गवर्नर जनरल था। हैदराबाद के निजाम ने इससे सबसे पहले संधि की हुई थी। इसके अलावा मैसूर और अवध के नवाब भी इसमें शामिल थे। तो हैदराबाद, मैसूर, अवध, ये तमाम सारे ऐसी रियासतें होती हैं जो सहायक संधि करने पर विवश कर दी जाती है। सहायक संधि लेकर के आता है वेलेजली और यह क्या करता है, यह 1798 से 1805 तक भारत में गवर्नर जनरल रहता है। बढ़ते हैं यहाँ से हम आज के अपने तीसरे प्रश्न की तरफ, जो हमारा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन से चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो हमें यहाँ पर यह बताना है कि वो कौन सा चार्टर एक्ट था जिसके द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसका जो एकाधिकार था इसको समाप्त कर दिया गया था। चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 या फिर चार्टर एक्ट 1853। यानी कि चार्टर अधिनियम 1793, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833 या फिर चार्टर अधिनियम 1853। तो वह कौन सा चार्टर अधिनियम था जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? 3 लिख करके फिर ए, बी, सी या फिर डी मुझे बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। वो कौन सा चार्टर अधिनियम था जिसके द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? यहाँ पर मैं आपको एकाधिकार शब्द का मतलब बता देता हूँ। एकाधिकार का क्या मतलब होता था दोस्तों, उस समय में क्या था कि जब स्टार्ट में ईस्ट इंडिया की कंपनियां जो थी, जो भारत में व्यापार करने के लिए आई, या जो हम कहें कि एक तरीके से दक्षिण एशिया में व्यापार करने के लिए आई, पूर्वी एशिया में व्यापार करने के लिए आई, तो प्रत्येक कंपनी जो व्यापार करने के लिए अपने देश से निकलती थी वह यह चाहती थी कि उसके वहाँ के सम्राट से या फिर साम्राज्ञी से क्या हो, उसे एकाधिकार पत्र प्राप्त हो जाए। एकाधिकार पत्र प्राप्त होने का तात्पर्य यह होता था कि इस क्षेत्र में केवल इसी कंपनी को व्यापार करने का अधिकार होगा। एकाधिकार का मतलब है एक ही व्यक्ति का अधिकार या एक ही कंपनी का अधिकार। इससे फायदा क्या होता था कि कोई कंपटीशन नहीं होता था यहाँ पर, तो कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती थी। ऐसे में मनमाने दामों पर चीजें खरीदी जा सकती थी और मनमाने दामों पर चीजें बेची भी जा सकती थी। तो चलिए हम आज के अपने तीसरे प्रश्न का सही जवाब देख लेते हैं। हमारे तीसरे प्रश्न का सही जवाब है जो चार्टर अधिनियम 1813 था, इसके द्वारा क्या किया गया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा चार्टर एक्ट को नवीकृत किया गया था और इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो 1813 के एक महत्वपूर्ण चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। बढ़ते हैं यहां से हम आज के अपने चौथे प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न क्या है। तो कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ठीक है, ऑप्शन ए है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है नेली सेन गुप्ता या फिर ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी इसकी अध्यक्षता करने वाली पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय। ठीक है, जो पहली विदेशी महिला अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट। ये मैं आपको चलिए बता दे रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। ठीक है, स्थापना की किसके द्वारा गई थी? तो जो ए ओ ह्यूम थे इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। पहले अध्यक्ष कौन थे इसके? तो पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी और पहला जो अधिवेशन हुआ था वो भी कहाँ पर हुआ था? बम्बई में हुआ था। ठीक है, इसके बाद में दूसरा अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, तीसरा हुआ था मद्रास में, चौथा हुआ था इलाहाबाद में। ठीक है, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन आज का ये था कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? जो प्रथम विदेशी व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे उनका नाम था जॉर्ज यूल। ठीक है, क्या नाम था उनका? जॉर्ज यूल। और ये चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। जो चौथा कांग्रेस का अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल कर रहे थे और यही जॉर्ज यूल पहले जो है वो कौन थे?
विदेशी व्यक्ति थे जो अध्यक्ष इसके बने हुए थे। ठीक है, तो जो व्योमेश चंद्र बनर्जी थी ये पहले पहले अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, चलिए इस प्रश्न का सही जवाब देख लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने 1925 का जो कानपुर अधिवेशन हुआ था, ये अधिवेशन इन्होंने क्या हुआ था कि इसकी अध्यक्षता करने वाली ये पहली भारतीय महिला थी, और जो एनी बेसेंट थी ये उनसे पहले महिला अध्यक्ष थी, लेकिन ये विदेशी महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, अच्छा चलिए यहाँ से मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ ले रहा हूँ कि मुझे बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, उनका नाम भी बासे ही है। मैं इतना आपको हिंट कर दे रहा हूँ, बताइए मुझे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, उनका नाम लिख करके मुझे बताइए। मैंने आपको बताया विदेशी व्यक्ति पहला अध्यक्ष वो थे जॉर्ज यूल, पहले भारतीय व्यक्ति जो अध्यक्ष रहे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, पहली महिला जो भारतीय रही वो थी सरोजिनी नायडू, जो पहली विदेशी महिला थी वो हमारी थी कौन, एनी बेसेंट। अब आप बताइए पहला मुस्लिम व्यक्ति कौन था जो इसका अध्यक्ष बना था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। चलिए बढ़ते हैं यहाँ से हम आज के अपने पांचवें प्रश्न की तरफ। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है। ठीक है, व्यापार के संबंध में और व्यापारिक हितों के संबंध में पहली संस्था थी भारत की। आपको बताना है इसकी स्थापना में जो किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शन ए है बसवंत सिंह ने, ऑप्शन बी है सुबोध बनर्जी ने, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय ने, और ऑप्शन डी अशोक मेहता ने। ठीक है, तो चलिए जो मैंने प्रश्न अभी थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था, पहले मैं उसका जवाब बता देता हूँ। वो थे हमारे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। अब यहाँ से आप मुझे ये बताइए ऑल इंडिया ट्रेड जो यूनियन कांग्रेस था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, तो AITUC इसकी स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बसवंत बनर्जी ऑप्शन ए, सुबोध बनर्जी ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय ऑप्शन सी, अशोक मेहता ऑप्शन डी। चलिए हम आज के अपने पांचवें प्रश्न का यहाँ से सही जवाब देख लेते हैं फटाफट। तो हमारे आज के पांचवें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारत के सबसे पुराने व्यापार संगठनों में से एक है। इसकी जो स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 1920 को बॉम्बे में लाला लाजपत राय जी ने की थी। यह संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा रहा था। ठीक है, लाला लाजपत राय वही थे जिनकी जो लाठियों से पीट करके क्या कर दी गई थी, अंग्रेजों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। और एक उनका स्टेटमेंट है जो बड़ा प्रसिद्ध है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। उनका स्टेटमेंट था कि मेरे सर पर पड़ी हुई एक एक लाठी जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य के जो ताबूत है इसमें एक एक कील सिद्ध होगी। ये इनका एक प्रसिद्ध वक्तव्य है, एक कथन है जो इन्होंने दिया हुआ था। तो लाला लाजपत राय ने क्या किया हुआ था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी, और ये स्थापना इन्होंने बंबई में की थी। ये फैक्ट आपको याद रखना है, मैं आपसे फिर से एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगा किसी दिन। अच्छा, अब यहाँ से आपको ये बताना है कि जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है ये कब हुआ था। ठीक है, पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन और तीसरा गोलमेज सम्मेलन, ये तीनों सम्मेलन आपको याद रखने हैं। आपको बताइए दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। 17 नवंबर 1932 को, 12 नवंबर 1930 को, 7 सितंबर 1931 को, या फिर 7 सितंबर 1932 को। तो 96 में फिर 6 लिख करके A, B, C या फिर D मुझे बताइए। 17 नवंबर 1932 दूसरा गोलमेज सम्मेलन, 12 नवंबर 1930 दूसरा गोलमेज सम्मेलन, 7 सितंबर 1931 दूसरा गोलमेज सम्मेलन, या फिर 7 सितंबर 1932 दूसरा गोलमेज सम्मेलन। तो 6 लिख करके फिर फटाफट ABCD टाइप करके मुझे बता दीजिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। भारतीय जो गोलमेज सम्मेलन हुए इनसे प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है। जैसे एक ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कौन सा वह गोलमेज सम्मेलन था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था, या एकमात्र वह गोलमेज सम्मेलन जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। इसके अलावा पूना समझौता किसके किसके बीच में हुआ था, यह भी गोलमेज सम्मेलन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा जो पूना समझौता है वो गांधी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था, और यह जो समझौता है यह भी क्या हुआ था, तो गोलमेज सम्मेलनों से ही जुड़ा हुआ है। इसके बाद में फिर गांधी जी ने राजनीतिक के रूप से एक संन्यास ले लिया था, और उन्होंने कहा था कि जब तक हमारे हरिजन समाज की जो है वो ठीक नहीं हो जाता है तब तक हमारी असली आज़ादी नहीं मिल पाएगी। गांधी के ग्राम स्वराज्य को आप जरूर पढ़िएगा। मैं यहाँ पे आपसे एक चीज़ के बारे में आग्रह कर रहा हूँ कि गांधी का ग्राम स्वराज्य आप जरूर पढ़िएगा। ये क्वेश्चन मैं जल्दी ही आपसे पूछने वाला हूँ। चलिए आज के हम अपने यहाँ से छठे प्रश्न का सही जवाब देख लेते हैं। तो हमारे आज के छठे प्रश्न का सही जवाब है 7 सितंबर 1931 दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, ये गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत हुई थी 7 सितंबर 1931 को। तो इसीलिए सी है इस प्रश्न का सही जवाब, 7 सितंबर 1931 दूसरा गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत हुई थी 7 सितंबर 1931 को। अब यहाँ से हम देख लेते हैं हमारा आज का सातवां प्रश्न क्या, तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की हुई थी। ठीक है, तो आपको बताना है केसरी का संपादक कौन था। ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है मोहम्मद अली जिन्ना, या फिर ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय। केसरी से कौन जुड़ा हुआ है, A, B, C या फिर डी, फटाफट मुझे कमेंट करके बता दीजिए। एक नाम आप याद रखिएगा, मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा बताता चलता हूँ। हेनरी विवियन
डेरोजियो, ठीक है। हेनरी विवियन डेरोजियो को भारत का प्रथम राष्ट्र कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का जो प्रथम राष्ट्र कवि है वो कहा जाता है, किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है हेनरी विवियन डेरोजियो को। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ से देख लेते हैं हमारे आज के इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र था, इसका संपादन कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक जी। केसरी नामक समाचार पत्र जो था ये 1881 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। केसरी अखबार मराठी में प्रकाशित होता था, जबकि मराठा अखबार अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो केसरी है ये किस लैंग्वेज में प्रकाशित होता था? ये प्रकाशित होता था मराठी में, और जो मराठा नामक अखबार था ये प्रकाशित होता था अंग्रेजी भाषा में। चलिए बढ़ते हैं, यहाँ से हम आज के अपने 8वें प्रश्न की तरफ देख लेते हैं। हमारा आज का 8वां प्रश्न क्या है? तो हमारा आज का 8वां प्रश्न ये है कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? ठीक है, आपको बताना है मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो 1906 में किस स्थान पर की गई थी। वो हुई थी ढाका में, या फिर हुई थी नैपीदियाओ में, या फिर हुई थी इस्लामाबाद में, या फिर हुई थी मस्कट में। तो मुझे 8 लिख करके फिर ए बी सी या फिर डी मुझे बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, कि जो मुस्लिम लीग की स्थापना है ये किस स्थान पर हुई थी। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, ठीक है, संस्कृत महाविद्यालय। तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में किसकी स्थापना हुई थी? वो हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ठीक है, बम्बई में। और जो ये हमारा है ये 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, ठीक है। तो जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी हमारी डफरिन के समय में, ये जो है ये 1906 की मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी एहसान मंजिल में, ठीक है। कहाँ पर हुई थी? एहसान मंजिल में हुई थी। एहसान मंजिल, लेकिन एहसान मंजिल है कहाँ पर? तो एहसान मंजिल हमारा है ढाका में। तो ढाका के एहसान मंजिल में जो मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना 1906 में की गई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। यह अलीगढ़ आंदोलन से उभर करके आई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करना था। बढ़ते हैं आगे, यहाँ से देख लेते हैं हमारा आज का नवा प्रश्न क्या है। तो हमारा आज का नवा प्रश्न है कि 1924-25 के वैकोम सत्याग्रह में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बताइए जो वैकोम सत्याग्रह हुआ है इसमें किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हुई थी? टी.के. माधवन ने, मुलूर एस पद्मनाभ पानिक्कर ने, या फिर बलराम वर्मा ने, या फिर के केलाप्पन ने। तो 9 लिख करके फिर ए बी सी या फिर डी मुझे बताइए वैकोम सत्याग्रह। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको प्लीज आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। वैकोम सत्याग्रह है इसमें किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हुई थी? टी.के. माधवन है, मुलूर एस पद्मनाभ पानिक्कर है, बलराम वर्मा है, या फिर के केलाप्पन है। ठीक है, तो फटाफट मुझे बता दीजिए 9 लिख करके ए बी सी या फिर डी इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। दोस्तों जो बाकी एक एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताता रहता हूँ, उसका सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य ये होता है कि एक प्रश्न के साथ में आपकी काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाएं, और जो चीज़ें हमारी बीच बीच में छूटती रहती हैं उनका भी रिवीजन होता चलता रहे, क्योंकि ऐसे तो रिवीजन हम लगातार कर नहीं पाते हैं। ऐसे में क्या होता है, क्वेश्चन के साथ में अगर जोड़ करके हम रिवीजन करने की आदत डालेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए आज के हम यहाँ से अपने 9वें प्रश्न का सही जवाब देख लेते हैं। तो हमारे 9वें प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी के केलाप्पन, ठीक है। यह सत्याग्रह त्रावणाकोर में छुआछूत के विरुद्ध शुरू हुआ था। गुरुवायूर में इस जो गुरुवायूर थे ये इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इन्होंने गांधी जी की प्रार्थना पर अनशन समाप्त किया हुआ था। तो डी इस प्रश्न का सही जवाब है। के केलाप्पन जो है यह सत्याग्रह त्रावणाकोर में शुरू हुआ था, और गुरुवायूर जो इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे इन्होंने गांधी जी की प्रार्थना पर अपना अनशन समाप्त किया हुआ था। बढ़ते हैं आगे, तो वैकोम ये सत्याग्रह की बात होगी। अब बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं हमारा आज का 10वां और अंतिम प्रश्न क्या है। 10वां और अंतिम प्रश्न है हमारा कि 1867 में नवगोपाल मिश्रा ने हिंदू मेला की शुरुआत किस स्थान पर की थी। इसी प्रकार से एक गुप्त संगठन और भी था जिसका नाम हमें सुनने में मिलता है, जिसका नाम था मित्र मेला, ठीक है। अब इसमें आपको चापेकर बंधु और इसके अलावा सावरकर बंधु याद आ रहे होंगे। मित्र मेला ये एक गुप्त संगठन था, ठीक है। इसके बारे में आधुनिक भारत के इतिहास में जब मैं इन डिटेल पढ़ाऊंगा तो आपको सारी चीज़ों के बारे में बता दूंगा। फिलहाल आप मुझे बता दीजिए कि 1867 में नवगोपाल मिश्रा ने हिंदू मेला की शुरुआत की थी, और ये हिंदू मेला की शुरुआत हुई कौन से स्थान पर थी? कलकत्ता में हुई थी, दिल्ली में हुई थी, इलाहाबाद में हुई थी, या फिर वाराणसी में हुई थी? तो फटाफट मुझे जो है क्या कर दीजिए, आप 10 लिख करके ए बी सी या फिर डी टाइप करके बता दीजिए। ये आज का हमारा 10वां और अंतिम प्रश्न है। तो आज की लाइव क्लास से आप सभी लोग जुड़े, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। लाइव क्लास प्रत्येक शाम 8 बजे होती है। इसके अलावा अगर आप कोई भी पुराने वीडियोस देखना चाहते हैं या ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं, ऐड हैं, आप ज़रूर वहाँ से जा करके देख सकते हैं। अगर आज आपको कक्षा पसंद आई है, कुछ नया सीखने को मिला है, तो इस कक्षा को लाइक करें। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप अपने दोस्तों के साथ इस कक्षा को शेयर करेंगे तो हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। और इसके अतिरिक्त अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे तो नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। बाकी अगर आप ग्रुप में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना कोई
जरूरी नहीं है। तो चलिए यहाँ से आज के हम अपने 10वें और अंतिम प्रश्न का सही जवाब देख लेते हैं। हमारे आज के 10वें और अंतिम प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए कलकत्ता। हिंदू मेला की स्थापना 1867 में कलकत्ता में नवगोपाल मिश्रा ने की थी। इसे चैत्र मेला भी कहा जाता था। यह राजनारायण बसु, द्विजेंद्र नाथ टैगोर और नवगोपाल मिश्रा के संयुक्त प्रयास का ही परिणाम था। तो 10वें और अंतिम प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए कलकत्ता। हिंदू मेला की शुरुआत कलकत्ता से हुई थी। तो आज कक्षा से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लाइव क्लास। थैंक यू।